हेलो एवरीवन, मैरी क्रिसमस टू एवरीवन। तो जैसा कि हम सुबह सुबह अपना करंट अफेयर्स करते हैं, बट आज चूंकि क्रिसमस है, आपकी छुट्टी है, तो आज आपको सुबह नहीं बुलाया गया। हम अपना करंट अफेयर्स कर लेते हैं, जो भी करंट अफेयर्स हम आज के दिन करते हैं। तो थर्सडे के दिन हम कौन सा करंट अफेयर्स करते हैं? इंटरनेशनल रिलेशन एंड इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर करंट अफेयर्स करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्या क्या टॉपिक हमारे पास है? आज हमारे पास हैं दो टॉपिक। फर्स्ट इज इंडिया न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडिया न्यूजीलैंड एफटीए। एफटीए मतलब फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। अब ये एक ऐसा वर्ड है जो आपने अभी तक बहुत बार सुन लिया होगा। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के बारे में आपने काफी बार सुन लिया होगा। और इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में भी टॉक्स कंक्लूड हो गई हैं। टॉक्स मतलब नेगोशिएशन कंप्लीट हो गया है, डॉक्यूमेंट वगैरह जो साइन होना होता है वो बचा है। इंडिया न्यूजीलैंड कंक्लूड ट्रेड टॉक्स। टॉक्स हो गया, यहां पे आप देख सकते हो इंडियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज श्री पीयूष गोयल जी और न्यूजीलैंड के मिनिस्टर जो है मिस्टर टॉड मकैले, यहां पे हाथ मिलाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। अब जब भी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट होता है, यहां पे हम न्यूजीलैंड के फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के बारे में जरूर पढ़ेंगे, बट उसके अलावा जब भी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट होता है तो क्या होता है वो सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। न्यू दिल्ली होप्स टू डबल बायलैटरल ट्रेड टू $5 बिलियन एंड ब्रिंग इन $20 बिलियन इन इन्वेस्टमेंट। अब न्यू दिल्ली मतलब इंडिया ये होप कर रहा है, इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच का जो ट्रेड है अभी 2.5 के आसपास है। कुछ सालों में 2030 तक मान लो, कुछ सालों में हम इसको क्या कर लेंगे? डबल कर लेंगे, $5 बिलियन कर लेंगे। ट्रेड बढ़ जाएगा हमारा न्यूजीलैंड से। साथ साथ $20 बिलियन इन्वेस्टमेंट भी न्यूजीलैंड से हमारे इंडिया में आएगा। अलग अलग तरीके से न्यूजीलैंड वाले लोग इन्वेस्ट करेंगे, अलग अलग सेक्टर्स में, ऑटोमोबाइल, टेक्नोलॉजी, बहुत सारे सेक्टर्स में क्या करेंगे? इन्वेस्ट करेंगे। तो ये सारा यहाँ पे कुछ होने वाला है। ठीक है, इंडिया एंड न्यूजीलैंड हैव ऑफिशियली कंक्लूडेड नेगोशिएशन फॉर अ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। द टॉक्स वेयर कंक्लूडेड इन जस्ट 9 मंथ्स। 9 मंथ्स में पूरा नेगोशिएशन होके कंप्लीट हो गया। 9 मंथ्स इज एक तरह से आप अच्छा टाइम बोल सकते हो कि बहुत ज्यादा टाइम भी नहीं लगा, क्योंकि बहुत बार अलग अलग कंट्रीज से सालों साल लगता जाता है, 2 साल 3 साल 4 साल लगता जाता है। फॉर एग्जांपल यूके से हमने काफी साल से हम यूके से ट्रेड टॉक कर रहे हैं, 4 5 6 ईयर से, और यूके से इस साल हमारा जाकर ट्रेड टॉक्स कंप्लीट हुआ। बट अच्छी बात यह है कि न्यूजीलैंड से फटाफट हो गया और फर्स्ट हाफ ऑफ 2026 में साइन भी हो जाएगा। तो बायलैटरल ट्रेड, बायलैटरल मतलब इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच का ट्रेड कितना होने वाला है? $5 बिलियन का हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ट्रेड $5 बिलियन हो सकता है आगे आने वाले सालों में। और न्यूजीलैंड से 15 ईयर्स में कितना इन्वेस्टमेंट आएगा? $20 बिलियन। तो 15 ईयर काफी लंबा टाइम है। अब ये जब फ्री ट्रेड अग्रीमेंट होता है उसमें क्या होता है? क्या फ्री में ट्रेड हो रहा होता है? नहीं, फ्री में ट्रेड नहीं हो रहा होता, बट रेस्ट्रिक्शंस मिनिमम हो जाते हैं। टैरिफ्स, ट्रेड के ऊपर जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में टैरिफ्स होता है, खासकर इंपोर्ट में, वो टैरिफ्स मिनिमम कर दिया जाता है या हटा भी दिया जाता है। तो न्यूजीलैंड से आने वाले 95% गुड्स पे इंडिया ने टैरिफ या तो हटा देगा या बहुत कम रखेगा, बहुत मिनिमल टैरिफ रखेगा। तो न्यूजीलैंड को फायदा होगा। न्यूजीलैंड के जो एक्सपोर्टर्स हैं, न्यूजीलैंड से जो चीजें एक्सपोर्ट होने वाली हैं, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे फ्रूट्स हैं, कीवी और न्यूजीलैंड को हम लोग रिलेट करते हैं, वो इंडिया में और ज्यादा आएंगी। कीवी आपको और इंडिया में सस्ते दामों पे मिलेगा। कीवी, शिप मीट है ना, उल, कोल, फ्रूट्स, ये सारी चीजें, चेरीज, बहुत सारी चेरीज और बेरीज जो होती हैं न्यूजीलैंड में होती हैं, वो सारी आप न्यूजीलैंड से यहाँ पे आ रही होंगी। एवोकाडोज आ रहे होंगे। डेयरी प्रोडक्ट्स रिमेन लार्जली एक्सक्लूडेड। डेयरी प्रोडक्ट को अभी भी इंडिया ने एक्सक्लूड किया है, क्योंकि न्यूजीलैंड और इंडिया में मेन बात जो होती है वो डेयरी के लिए ही लेके होती है ना। न्यूजीलैंड की डेयरी जो है, डेयरी के जो आइटम्स हैं, हमारी डेयरी को, हमारे जो पूरा अमूल और पूरा कोऑपरेटिव सेक्टर है उसको डिस्टर्ब नहीं करे, ये देखते हुए हमने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट में डेयरी को इंक्लूड नहीं किया है। रिमेन्स लार्जली एक्सक्लूडेड अलोंग विथ अनियंस। अनियंस भी न्यूजीलैंड से यहाँ आएगा, बट बहुत हाई टैरिफ पे आएगा। शुगर, स्पाइसेस, एडिबल ऑयल्स, रबर, व्हीट, राइस एंड सोया, है ना, डेयरी प्रोडक्ट और ये जो आइटम्स हैं ये एक्सक्लूडेड है, मतलब ये 95% का पार्ट नहीं बन रहे।
तो एक तरह से हमारी जो डोमेस्टिक डेयरी इंडस्ट्री है गवर्नमेंट उसको प्रोटेक्ट करना चाह रही है। न्यूजीलैंड के केस में हमेशा से देखा गया है, ठीक है। मार्केट एक्सेस फॉर इंडिया टू न्यूजीलैंड, ड्यूटी फ्री एक्सेस फॉर इंडियन एक्सपोर्ट। अब क्या सिर्फ न्यूजीलैंड को फायदा होगा? सिर्फ उसके फायदे के लिए तो हमने ये किया नहीं है, हमें भी डायरेक्टली सीधे सीधे फायदा होगा। क्या फायदा होगा? हमारे जो भी गुड्स होंगे जिसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं न्यूजीलैंड में, उसको ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा। ड्यूटी फ्री मतलब टैरिफ्स नहीं लगेंगे। बेनिफिट लेबर इंटेंसिव सेक्टर, हमारे यहाँ जो टेक्सटाइल सेक्टर है, कपड़े बनाने वाला सेक्टर, फुटवेयर, होम डेकोर, ये सारा माल हम कहां बेच पाएंगे? न्यूजीलैंड में बेच पाएंगे। नया अपॉर्चुनिटीज खुलेगा फार्मा सेक्टर के लिए, आईटी सेक्टर के लिए, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए। साथ साथ अगर हम सर्विसेज की बात करें, 500,000 वर्कर वीजा एनुअली विथ अप टू 3 इयर्स स्टे। इंडियन जो वर्कर हैं, इंडियन वर्कर है ना, 5,000 वर्कर्स बोले तो सिर्फ मजदूर की बात नहीं होती, आईटी प्रोफेशनल्स वगैरह भी आ जाते हैं, सब लोग आ जाते हैं, इनफैक्ट डॉक्टर्स वगैरह भी। तो 5,000 वर्क वीजा एनुअली न्यूजीलैंड देगा इंडियंस को, कम से कम 3 साल या अप टू 3 साल के स्टे के लिए, 1 साल 2 साल 3 साल। तो न्यूजीलैंड में इंडिया के लोग जाके काम कर सकेंगे, स्किल्ड प्रोफेशनल, खासकर आईटी इंजीनियर्स है ना, एजुकेशन वाले, कंस्ट्रक्शन वाले, ये लोग जाके काम कर सकेंगे। स्पेशल वीजा फॉर चीफ योगा इंस्ट्रक्टर, योगा इंस्ट्रक्टर जो होंगे, अगर आपको योगा बहुत अच्छे से आता है, योगा में आपने सर्टिफिकेशन कर रखा है, योगा में आप लोगों को ट्रेन करते हो, तो आपको भी न्यूजीलैंड का वीजा मिलेगा। आप जाओ और न्यूजीलैंड में जाके योगा सिखाओ, योगा इंस्ट्रक्टर है ना, टीचर्स, आयुष प्रैक्टिशनर, आयुष मतलब होम्योपैथी है ना, आयुर्वेदा, इनके जो प्रैक्टिशनर होंगे, यूनानी, सिद्धा, ये जो ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है इंडिया का, उसके प्रैक्टिशनर को भी क्या मिलेगा? वीजा मिलेगा। वीजा मिलेगा, जाके न्यूजीलैंड में ये लोग काम कर सकेंगे, वहां से पैसे ला पाएंगे, ठीक है। तो ये सारा सेक्टर सीधे सीधे इफेक्टेड होगा, फायदे में आएगा। अब हम ऐसा कर क्यों रहे हैं? न्यूजीलैंड के साथ हम ट्रेड डील क्यों करें? देखो, सबसे ज्यादा ट्रेड हम किसके साथ करते हैं? यूएस के साथ करते हैं। यूएस के साथ, सिंगल कंट्री की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा ट्रेड हम यूएस के साथ करते हैं। और यूएस में ट्रम्प साहब हैं, ट्रम्प साहब ने बहुत ज्यादा रेसिप्रोकल टैरिफ लगा दिया, जिसके वजह से हमारे गुड्स वहां पहुंचने कम हो गए और अनसर्टिनिटी बन गया। बाद में मैंने आपको पढ़ाया कि यूएस ने नेशनल सिक्योरिटी पेपर रिलीज किया, सीधे सीधे है ना, एनएसएस, और उसके नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से यूएस अब इनवर्ड लुकिंग हो जाएगा, फ्रेंड्स पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देगा। तो फिर उसके रिगार्डिंग हम लोगों ने क्या काम किया? हम लोग सोच रहे हैं अब यूएस अपना इनवर्ड लुकिंग हो रहा है, तो हम जो एक्सपोर्ट यूएस को बहुत ज्यादा करते थे, उस एक्सपोर्ट को हमें डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। तो हम लगे हुए हैं डाइवर्सिफाई करने में, हम अपने प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग मार्केट ढूंढ रहे हैं, और उस मार्केट में एक मार्केट हमें अभी क्या मिला है? न्यूजीलैंड मिला है। बातचीत चल रही थी है ना, ट्रम्प का जो प्रोटेक्शनिज्म है उसको हम क्या कर रहे हैं? काउंटर कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ, न्यूजीलैंड के साथ, इन सब रीजन से अगर हम ट्रेड और करेंगे तो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया वाला जो रीजन है, आसपास के छोटे छोटे जो आइलैंड है, फिजी, पलाऊ, वो सब क्या बनते हैं? ओशियानिया रीजन बनता है। हमारी एमएसएमई को फायदा होगा। एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को। फॉर एग्जांपल आप खुद देखो, इसमें फार्मा, आईटी, टेक्सटाइल, इसमें एमएसएमई सेक्टर काफी काम करता है। ये सब बना बना के कहां बेचेगा? कहां पे? न्यूजीलैंड में। 20 बिलियन एफडीआई तो अट्रैक्ट होगा, इसकी बात हम लोगों ने करी ली। बहुत सारा सेक्टर को फायदा होगा इंडिया में, मैन्युफैक्चरिंग को, इंफ्रा को, इनोवेशन को, सर्विसेज को, सबको फायदा होगा। हमारा मार्केट बढ़ रहा है, जीरो ड्यूटी लगेगा। जीरो ड्यूटी मतलब जीरो टैक्स पे हमारा सीधे सीधे मार्केट कवर होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि देखो, आप लोग ने नाम सुना है फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का तो नाम सुना है, एफटीए। एफटीए के अलावा और भी चीज होता है, पीटीए होता है, प्रिफरेंशियल ट्रेड अग्रीमेंट, है ना। उसके अलावा आप सुनते होंगे सेपा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। उसके अलावा आप सुनते होंगे सेसा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक सी से समथिंग अग्रीमेंट, ठीक है। ऐसा कुछ करके नाम बनाया जा सकता है, बहुत सारे नाम है। अब बहुत सारे नाम है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो इन सब से हम लोग, इन सब में क्या डिफरेंस होता है? तो एफटीए जो होता है बेसिकली सीधे सीधे है फ्री ट्रेड, जो किसको प्रमोट कर रहा है? फ्री ट्रेड को प्रमोट कर रहा है। फ्री ट्रेड को प्रमोट कर रहा है, फ्री में ट्रेड हो रहा है।
एक तरह से फ्री में मतलब ऐसा नहीं कि बिना पैसा के जा रहा है, टैरिफ टैरिफ बैरियर कम हो जा रहा है मैक्सिमम गुड्स पे। एटलीस्ट आप मान लो 85 90 95% गुड्स पे टैरिफ क्या हो जा रहा है, कम, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बोल रहे हैं। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा, चीपर गुड्स, कंज्यूमर गेट्स एक्सेस टू हाई क्वालिटी फॉरेन गुड्स एट लोअर प्राइस, एक्सपोर्ट बूस्ट होगा, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा। कंसर्न क्या है, कंसर्न है लोकल्स, यहां पे जो लोग लोकल कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं दूसरी जगह से सस्ता और अच्छा माल बना है उसको थ्रेट होगा, ट्रेड डेफिसिट हो सकता है, बहुत सारा सामान आने लग गया दूसरी कंट्री से तो क्या हो सकता है, ट्रेड डेफिसिट, लॉस ऑफ रेवेन्यू हो सकता है, रेवेन्यू का भी क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है। अब पीटीए हम बात कर रहे हैं, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट में क्या करते हैं, वी रिड्यूस टैक्सेस ऑन अ फ्यू स्पेसिफिक आइटम्स। फॉर एग्जांपल इंडिया, मर्कोसूर, साउथ अमेरिका, इसमें हम लोगों ने क्या किया, फ्यू आइटम्स पे टैक्स कम किया है, जिसको बोलते हैं प्रेफरेंशियल। एफटीए में क्या करते हैं, यूजुअली 90% को एकदम ब्रह्मा की लकीर नहीं है, 89 भी हो सकता है, मतलब ऑलमोस्ट अब मान लो मैक्सिमम गुड्स पे हम ट्रेड क्या कर देते हैं, टैरिफ जीरो कर देते हैं या बहुत कम कर देते हैं। जैसे आसियान के साथ भी हम लोगों ने एफटीए करके रखा है, आसियान के साथ, है ना, आसियान नेशंस के साथ। फिर आता है सेपा सेसा, है ना, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट वगैरह, ये सब नोमेनक्लेचर। अब कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड यूज हो रहा है, इकोनॉमिक पार्टनरशिप। अब इकोनॉमी में सिर्फ ट्रेड तो नहीं है, ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है, लेबर का मोबिलिटी है, सर्विसेज है, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में। सिर्फ ट्रेड नहीं है, पूरा पूरा इकोनॉमिक पार्टनरशिप, गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, आईपीआर, सब कुछ आ जाता है, जो हमने यूएई के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ साइन करके रखा है। ठीक है, आसियान की बात हम कर रहे थे, ये सारे कंट्रीज जो है ना, इंडिया के बाद जैसे ही म्यांमार शुरू होता है, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई, फिलीपींस, ये सब कंट्रीज मिलके क्या बनती हैं, आसियान बनती है। आसियान का फुल फॉर्म क्या है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये हम क्या बोलते हैं, आसियान का फुल फॉर्म बोलते हैं। अब देखो एक खास बात है, ये तो हो गया आसियान। कुछ सालों पहले 2016 में, कुछ साल हो गए, 10 साल होने वाले हैं, 2016 में या 2017 भी बोल सकते हैं हम, 16-17 से एक नेगोशिएशन स्टार्ट हो रहा था, नेगोशिएशन टॉक्स स्टार्ट हो रहा था। वो टॉक्स क्या था, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, उस पूरे रीजन का एक बहुत बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप का ट्रेड टॉक होना स्टार्ट हुआ 2016-17 के राउंड में, जिसमें चाइना, आसियान की सारी कंट्रीज, जापान, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यहां पे जो कंट्रीज हैं नीचे में ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के साथ न्यूजीलैंड, ये सारी कंट्रीज शामिल थी इस ट्रेड टॉक में। स्टार्टिंग में इंडिया भी शामिल था। अब ये रीजनल से मतलब है रीजन वाइज, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, सबकी बात। पार्टनरशिप जब ये हो रहा था तब इसमें बात यही थी कि एक तरह से आपस में ये पूरे ब्लॉक्स में ट्रेड को, टैरिफ को बहुत ज्यादा घटा देना है, टैरिफ को बहुत ज्यादा डिक्रीज कर देना है। किसको डिक्रीज कर देना है, टैरिफ को, टैरिफ घटा देना है। ठीक है, नेगोशिएशन आगे बढ़ा, इंडिया ने इसको क्या कर दिया, डिनाई कर दिया। बाद में टैरिफ टॉक्स होते गया, 1920 तक हम लोगों ने डिनाई कर दिया कि भाई देखो हम लोग इसका पार्ट नहीं है, हम लोग इसका पार्ट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमें यह डर था कि अगर टैरिफ हम कम कर देंगे, एकदम जीरो कर देंगे, तो चाइना से, है ना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से भी बहुत सारे गुड्स हमारे यहां आते जाएंगे और हम कुछ कर नहीं पाएंगे। एक तरह से हम लॉस में चले जाएंगे, ट्रेड डेफिसिट में चले जाएंगे, बहुत भयंकर डेफिसिट में जाएंगे, है ना। हमारी जो लोकल इंडस्ट्रीज थी, डेयरी की इंडस्ट्री, क्योंकि न्यूजीलैंड भी था वहां पे, देखो अभी हमने न्यूजीलैंड से ट्रेड डील किया लेकिन डेयरी को एक्सक्लूड किया, तब हम एक्सक्लूड कर नहीं पाते। हर कंट्री से हमें अलग रिस्क था। चाइना से तो वैसे ही हम ट्रेड डेफिसिट में चल रहे हैं, साथ साथ हमें यूएस भी प्रेशर डाल रहा था कि इस ग्रुप में कौन है, इस ग्रुप में चाइना है, इंडिया पे प्रेशर डाल रहा था कि तुम जाके क्या करोगे, तो हम लोग गए भी नहीं, हमारा भी नेशनल इंटरेस्ट था। तो ये जो जब साइन हो रहा था तो हम लोग इसमें नहीं गए, है ना। इंडिया को 1-2 साल का ऑफर भी था कि आप 1-2 साल बाद भी ज्वाइन करिए, कोई बात नहीं है।
इसमें क्या था, टैरिफ्स को लो रखना, सर्विसेज में ओपन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट प्रपोर्ट करना, है ना, यूनिफाइज द नूडल बाउल ऑफ ट्रेड एग्रीमेंट, मेकिंग वन कोहेसिव सेट ऑफ रूल्स, एक सेट ऑफ रूल्स बनाना पूरे रीजन के लिए, ट्रेड के लिए। तो जिसकी वजह से हम लोग नहीं गए। नवंबर 2009 में ये 19 में साइन हुआ, हम लोग नहीं गए। नहीं जाने की वजह चाइना फैक्टर। सीधे सीधे नो ऑटो ट्रिगर सेफगार्ड, कभी भी अगर बाहर की कंट्री से बहुत ज्यादा इंपोर्ट होने लगेगा तो कुछ भी ऑटोमेटिकली हम लोग उसको रोक नहीं पाएंगे। तो नो ऑटो ट्रिगर सेफगार्ड था। और हम लोग चाहते थे कि हम एक पूरे बड़े कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क में नहीं जाके हम बायलैटरल एफटीएस करें। यूएस का भी प्रेशर था, इसकी वजह से हम लोगों ने ये रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप तब साइन नहीं किया था। अलग अलग कंट्री से, चाइना से हमें अलग प्रॉब्लम था, न्यूजीलैंड से हमें डेयरी को लेकर प्रॉब्लम था, है ना। इसमें जो आपका सिंगापुर है, सिंगापुर से हमें इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जो कंसर्न है वो था। तो अलग अलग कंट्री से प्रॉब्लम था, हमने आरसीईपी साइन नहीं किया। बाद में हमने बहुत सारे क्या साइन किए हैं, ट्रेड एग्रीमेंट। यूके के साथ अभी हमने सेटा साइन किया, ठीक है, यूके के साथ इसी साल साइन किया है। ओमान के साथ अभी आपने लास्ट वीक पढ़ा था, ओमान के साथ हमने सेपा साइन किया है, ठीक है। न्यूजीलैंड के साथ एफटीए साइन हो गया, साइन होगा, होने वाला है। इंडिया ईएफटीए, ईएफटीए कंट्रीज के साथ हमने टेपा साइन किया। तो ये बहुत सारा हम लोगों ने साइन किया है ईएफटीए, ठीक है। ईएफटीए में आपका ये स्विट्जरलैंड जैसी कंट्रीज आ जाती हैं ईएफटीए, उसके साथ भी टेपा, नॉर्डिक और स्विस कंट्रीज आ जाती हैं, ठीक है। ओमान के साथ अभी आपको रिसेंटली पढ़ा है, यूके के साथ 2 महीने पहले ही हुआ है, 2 महीने, जुलाई हो गया। और न्यूजीलैंड के साथ अभी बातचीत खत्म हुई है। न्यूजीलैंड, ये रहा न्यूजीलैंड, 2 आइलैंड में बटा हुआ है न्यूजीलैंड, नॉर्थ आइलैंड, साउथ आइलैंड, है ना। बीच में कुक स्ट्रेट आता है, कुक स्ट्रेट, नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड में न्यूजीलैंड बटा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये जो एशिया, ये जो एरिया है इसको हम क्या बोलते हैं, ओशियानिया बोलते हैं। अब इसका लोकेशन भी यहाँ तस्मान सी है, ठीक है, कहाँ पे, पैसिफिक ओशियन, कुक स्ट्रेट, ये आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, प्रीलिम्स में ऐसी चीजें आ जाती हैं। अब ये मेंस का क्वेश्चन है, ये मेंस का क्वेश्चन है जिसको आप लिख के दिखा सकते हो, ठीक है। सीधे सीधे इसको आप मेंस के क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, लिख सकते हो और लिख के इसको दिखा सकते हो। ऑफलाइन स्टूडेंट जो है उसको ऑफलाइन लिख के दिखा सकते हैं। ऑनलाइन स्टूडेंट कहां पे लिखेंगे, ऑनलाइन स्टूडेंट smartisevaluation@gmail.com, आप यहां पे भेजो। smartisevaluation@gmail.com, आप यहां पे लिख के अपने आंसर सेंड किया करो, ठीक है। क्योंकि तभी जाके आपके कॉपीज चेक होंगी वहां पे, और चेक होंगी तो आपको समझ में आएगा कि आपने जो लिखा है वो कैसा चल रहा है। अब उसके ऊपर एक एफटीए के ऊपर क्वेश्चन है, न्यूजीलैंड हैज ग्रांटेड जीरो ड्यूटी मार्केट एक्सेस टू 100% ऑफ इंडियन टैरिफ लाइन। क्या 100% है? इंडिया हैज प्रोवाइडेड टैरिफ कंसेशन ऑन ऑल एग्रीकल्चरल इंपोर्ट। क्या ऑल एग्रीकल्चरल इंपोर्ट है? द एग्रीमेंट इंक्लूड्स अ डेडिकेटेड एनेक्स ऑन हेल्थ एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन। है, ये तो बिल्कुल है। It features a legally binding commitment from New Zealand to invest $20 billion in India over 15 years. अब ये 4 स्टेटमेंट है, अब इसमें आपको बताने हैं कि कौन से स्टेटमेंट सही है, कौन से स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड गलत है, थर्ड फोर्थ सही है। सेकंड पे आते हैं, पार्लियामेंट्री पैनल रिपोर्ट ऑन इंडिया बांग्लादेश रिलेशन। अभी अब बांग्लादेश का जो इंडिया के साथ रिलेशन है ना, वो बहुत खराब चल रहा है, अभी फिलहाल बहुत खराब चल रहा है। बांग्लादेश का हिस्ट्री आपको पता है, बार बार मैंने आपको आईआर वगैरह में पढ़ाया है कि बांग्लादेश कैसे बना, बांग्लादेश कैसे बना है। तो बांग्लादेश के बारे में अगर हम बात करें तो बांग्लादेश क्या हुआ करता था, थोड़ा बांग्लादेश का के बारे में और जान लेते हैं। बांग्लादेश के बारे में यहाँ पे जो भी चीजें हैं वो सब हमें ऑलरेडी पता है, बट लेट्स टॉक अबाउट बांग्लादेश टुडे, ठीक है। ये जो कंट्री है यहाँ पे, ये कंट्री कौन सी है? बांग्लादेश, है ना। और ये कौन सी कंट्री है? पाकिस्तान। जब इंडिया और पाकिस्तान 2 कंट्री अलग अलग हुए, आजाद हुए, तो बांग्लादेश क्या था? बांग्लादेश वाज नथिंग बट ईस्ट पाकिस्तान। बांग्लादेश एक ईस्ट पाकिस्तान था, और ये जो पाकिस्तान अभी पाकिस्तान है, ये क्या था? वेस्ट पाकिस्तान था। तो
तो वेस्ट पाकिस्तान के नाम से हम इसको जानते थे, इसको हम ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जानते थे। बट होने क्या लगा, विद द टाइम बांग्लादेश के लोगों को लगने लगा कि पाकिस्तान जो है उन पे जुल्म ढा रहा है, उनके लैंग्वेज को सप्रेस कर रहा है, उनके कल्चर को सप्रेस कर रहा है, उनका डेवलपमेंट नहीं होने दे रहा है। और बांग्लादेश से काफी लोग माइग्रेट कर करके कहां आते थे, इंडिया आते थे। बांग्लादेश के साथ जो बॉर्डर है हमारा, इधर वेस्ट बंगाल है ना, यहाँ पे आपको मेघालय मिल जाएगा, मेघालय, यहाँ पे आसाम, ठीक है, इधर भी आसाम, फिर यहाँ पे त्रिपुरा, ठीक है, मिजोरम, अलग अलग सब जगह ये लोग, त्रिपुरा वगैरह हर जगह आए जा रहे हैं। पूरी जगह बांग्लादेश वाले लोग यहाँ पे आए जा रहे हैं, है ना, इलीगल माइग्रेंट्स जिनको आप बोल सकते हो, इलीगली आए जा रहे हैं। अब ये आए जा रहे थे और इंडिया के लिए थ्रेट भी थे, इंडिया के लैंड पे प्रेशर भी बढ़ रहा है। धीरे धीरे यहाँ पे एक लोकल सेंटिमेंट आया, आवामी लीग एक पार्टी बनी हुई थी, है ना, मुक्ति मोर्चा एक पूरा मुक्त कराने के लिए बांग्लादेश को एक फ्रीडम फाइटर का उनका एक टीम बना हुआ था, जिसको इंडिया ने थोड़ा बहुत सपोर्ट किया और बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया। इंडिया के साथ बाकायदा वॉर हुआ। वॉर में हमने पाकिस्तान के 93,000 प्रिजनर्स को, या एक तरह से बोले सोल्जर्स को प्रिजनर बनाया, उनको फिर रिलीज किया। बांग्लादेश एक अलग कंट्री बन गया। किसने बनवाया? इंडिया के हेल्प से बना। क्या बांग्लादेश को इंडिया के लिए थैंकफुल होना चाहिए था? बिल्कुल। हमें भी प्रॉब्लम हो रही थी, बांग्लादेश पाकिस्तान में था तो, और बांग्लादेश वालों को सबसे ज्यादा हो रही थी। अब बांग्लादेश बिकम अ फ्रीडम, एक फ्री नेशन बन गया बांग्लादेश, ठीक है। शेख मुजीबुर रहमान बिकेम द कर्ता धर्ता ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ हमने ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप साइन किया, बहुत अच्छा चल रहा था। अचानक से शेख साहब का डेथ हो जाता है कुछ सालों में, 4-5 सालों में, और बांग्लादेश में धीरे धीरे लॉलेसनेस स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि बांग्लादेश में वैसे लोग भी थे जो पाकिस्तान प्रेमी थे, पाकिस्तान उनको सपोर्ट करता था, पाकिस्तान उनको फंड करता था, वैसे लोग भी बने थे। और अगले 10-15 ईयर्स, ऑलमोस्ट 1990s तक जो बांग्लादेश के साथ रिलेशन था इंडिया का, वो थोड़ा ऊपर नीचे ही चलता रहा। 90s के बाद 2000s में वापस बांग्लादेश से रिलेशन हमारा अच्छा होना स्टार्ट हुआ। मीनवाइल जो इलीगल माइग्रेंट की प्रॉब्लम है वो तो बनी हुई रहती है। 2000s में अचानक से शेख हसीना, जो शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं, वो चुन के आती हैं, इलेक्ट होके आती हैं, डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होके आती हैं, 2009 के आसपास आती हैं, और बांग्लादेश से रिलेशन हमारा अच्छा होना शुरू हो जाता है। अब 2009 से लेकर के 2024 तक शेख हसीना साहब थी, और बहुत ही शानदार इंडिया बांग्लादेश रिलेशन चल रहा था। हमने बहुत सारे ट्रेड डील साइन किए, ट्रांजिट डील साइन किया। ट्रांजिट मतलब बांग्लादेश से होके हम लोग गुड्स भेज पाए त्रिपुरा और नॉर्थ ईस्ट में। बांग्लादेश को भी हमारे पोर्ट्स का एक्सेस था, ठीक है, लैंड पोर्ट्स का भी एक्सेस हो, हमारे लैंड्स को यूज करके नेपाल, ठीक है, भूटान और बाकी कंट्रीज में भी वो क्या कर पाएगा? एक्सपोर्ट कर पाएगा। तो ये ट्रांजिट जो डील है उससे बांग्लादेश इंडिया दोनों को फायदा हो रहा था। धीरे धीरे बांग्लादेश, हर कंट्री की अपनी कुछ सिविक प्रॉब्लम होती है, बांग्लादेश में भी लास्ट ईयर 2024 में, है ना, थोड़ा प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हुआ। जो यूथ्स थे वो करंट गवर्नमेंट से इतना हैप्पी नहीं थे, उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया। और प्रोटेस्ट में क्या हुआ? प्रोटेस्ट में, एंटी प्रोटेस्ट जब एक्शन लिया गया, कुछ जो यूथ से उनका डेथ हो जाता है। अब ये प्रोटेस्ट वायलेंट हो गया, और वायलेंट होने के बाद से पूरे बांग्लादेश में छा गया, जैसा कि नेपाल में हुआ था इस साल, और शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। बांग्लादेश के यूथ ने वहां की आर्मी के साथ मिलके मोहम्मद यूनुस साहब, मोहम्मद यूनुस जो कि नोबेल लॉरिएट है, इकोनॉमिक्स में इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ है, इनको अपना एक तरह से इंटरिम गवर्नमेंट, इंटरिम मतलब उस टाइम पे एक फिक्स गवर्नमेंट नहीं है, टेम्पोररी गवर्नमेंट बोल सकते हो आप इंटरिम गवर्नमेंट को, टेम्पोररी गवर्नमेंट चलाने के लिए चुना। और इनके भी बयान जो आने लगे वो एंटी इंडिया आने लगे, है ना। बांग्लादेश के कुछ लोगों को ये लगने लगा कि शेख हसीना को इंडिया ने ही यहाँ पे रखा है, इंडिया हम पे रूल कर रहा है एक तरह से इनडायरेक्टली। चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा, पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा। अभी पाकिस्तान
भी इनके फेवर में स्टेटमेंट दे रहा है। शहबाज शरीफ जो वहां के प्राइम मिनिस्टर वगैरह हैं, ठीक है। चाइना तो खुल के डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं देता है, चाइना इनडायरेक्टली काफी सपोर्ट करता है। बांग्लादेश के स्टूडेंट लीडर कुछ भी बोल रहे हैं कि हम यहाँ से नॉर्थ ईस्ट को अलग कर देंगे, ठीक है, एज इफ कि बड़ा आसान है उनके लिए। तो ये सब सारी चीजें चल रही हैं और इंडिया के लिए मुश्किल ये है कि अभी हम बांग्लादेश को कैसे, बांग्लादेश से रिलेशन अच्छा करें, वापस से कैसे अच्छा होगा। बांग्लादेश में एक रिसेंटली हिंदू यूथ को जला भी दिया गया। तो ये सारा कुछ बांग्लादेश में हो रहा है ना। फंडामेंटलिज्म बढ़ रहा है, ठीक है। और इंडिया की पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी माना है कि 1971 के बाद ग्रेटेस्ट स्ट्रैटेजिक चैलेंज इंडिया फेस कर रहा है बांग्लादेश में। कैसा चैलेंज फेस कर रहा है? ग्रेटेस्ट स्ट्रैटेजिक चैलेंज। अब हमने बांग्लादेश का रिलेशन हमने तो अच्छा रखा, बट बांग्लादेश का रिलेशन हमने वैसा क्यों नहीं रखा कि अगर कोई भी गवर्नमेंट है, कोई भी गवर्नमेंट, एनी गवर्नमेंट है, तो किसी भी गवर्नमेंट से कोई भी गवर्नमेंट बांग्लादेश में है, किसी भी गवर्नमेंट से इंडिया के साथ रिलेशन अच्छा रहे, है ना। गवर्नमेंट आएगी, गवर्नमेंट जाएगी, पार्टी आएगी, पार्टी जाएगी, बट हमें हर गवर्नमेंट के साथ, हर पार्टी के साथ रिलेशन अच्छा रखना है। बट वो चीज बांग्लादेश के साथ अभी तक इंश्योर नहीं हो पाया, जो कि करना पड़ेगा। शशि थरूर साहब पार्लियामेंट की एक्सटर्नल अफेयर्स पे जो कमेटी है उसके चेयरमैन है। इन्होंने रिपोर्ट दिया है कि बांग्लादेश लास्ट 2 साल से बांग्लादेश से रिलेशन खराब हो रहा है। 1971 वार के बाद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है, ऑब्जर्वेशन है। ग्रेटेस्ट स्ट्रैटेजिक चैलेंज बांग्लादेश और इंडिया फेस कर रहे हैं। आज जो चैलेंज है वो सटल है बट ग्रेव है, ज्यादा ग्रेव है। अ पोटेंशियल स्ट्रैटेजिक रीअलाइनमेंट अवे फ्रॉम इंडिया। एक पोटेंशियल स्ट्रैटेजिक रीअलाइनमेंट बांग्लादेश का हो रहा है, मे बी पाकिस्तान के साथ हो रहा है, चाइना के साथ हो रहा है, म्यांमार के साथ हो रहा है, अवे फ्रॉम इंडिया हो रहा है। बांग्लादेश इंडिया का रिलेशन आपको समझाया ही, 1971 में बांग्लादेश बनता है। 1971 से 75 तक मुजीबुर रहमान के लीडरशिप में बांग्लादेश के साथ अच्छा रिलेशन चलता है। 1975 से 1996 तक हमारा रिलेशन खराब चलता है, फिर इंप्रूव होना शुरू होता है। फिर शेख हसीना के टाइम पे गोल्डन रिलेशनशिप था, और अभी अनसर्टेनिटी और चैलेंजेस चल रहे हैं। मोहम्मद यूनुस साहब ने भी बोला है कि इंडिया बहुत बड़ा नेशन है अभी रिसेंटली, तो इनके साथ हम खराब रिलेशन रखना अफोर्ड नहीं करेंगे, हम अच्छा रिलेशन ही हमें इंडिया के साथ रखना है। ये मोहम्मद यूनुस साहब भी इस चीज को अभी हाल फिलहाल में बोल रहे हैं। स्टार्टिंग में तो इन्होंने भी बहुत अच्छी बातें नहीं की। बांग्लादेश से हमारा काफी ट्रेड भी होता है। ट्रेड बांग्लादेश हमारा साउथ एशिया मतलब ये नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, श्रीलंका, इन सब कंट्रीज में सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। 13.46 बिलियन का ट्रेड हुआ बांग्लादेश से। हम बांग्लादेश को एनर्जी बेचते हैं, एनर्जी 2000 मेगावाट एनर्जी बेचते हैं। कनेक्टिविटी प्री 1965 रेल लिंक्स हमने एस्टेब्लिश किया हुआ है। पोर्ट्स, चिटगांव पोर्ट्स, मोंगला पोर्ट्स, वो इंडिया को डायरेक्ट ट्रांजिट देते हैं, है ना। बांग्लादेश के ऊपर हमने बहुत सारा पैसा भी खर्च किया हुआ है, लाइन ऑफ क्रेडिट दिया हुआ है। $8 बिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट हमने किसको दिया हुआ है? बांग्लादेश को दिया हुआ है, ठीक है, बांग्लादेश के डेवलपमेंट के लिए दिया हुआ है। तो इतना पैसा हमारा खर्चा हो रहा है, इतना स्टेक हमारा बांग्लादेश में ऑलरेडी लगा हुआ है। अब बांग्लादेश की प्रॉब्लम क्या है? पॉलिटिकल वैक्यूम। वहां पे इलेक्शंस होने वाले हैं, बट इलेक्शंस क्या अच्छे से होंगे? वहां पे जो शेख हसीना जो पार्टी चला रही थी, जिसका नाम क्या था? अवामी लीग का तो एक तरह से कोलैप्स हो गया। अवामी लीग, शेख मुजीबुर रहमान के लास्ट ईयर तो यूथ्स ने उनके जो भी स्ट्रक्चर्स थे उसको वेंडलाइज कर दिया, ठीक है। यूथ लेड नेशनलिज्म, अ न्यू जनरेशन views India not as a liberator but as a hegemon that supported an autocrat. इंडिया को एज अ सपोर्टर ऑफ ऑटोक्रेट देखा जा रहा है। रिसर्जेंस ऑफ इंडिया फोर्सेस, एंटी इंडिया फोर्सेस, जमाते इस्लामी वगैरह वहां पे रिसर्जेंस हो रही है। चाइना फैक्टर का रिसर्जेंस हो रहा है, ठीक है। द फॉल ऑफ द हसीना गवर्नमेंट हैज कंपेल्ड इंडिया टू रीअसेस इट्स नेबरहुड फर्स्ट। India's reliance on a single leadership centered approach has backfired. हमारा जो अप्रोच था सिंगल लीडरशिप पे वो बैकफायर कर गया, है ना। और हमें ये सब नॉर्थ ईस्ट की सिक्योरिटी और पूरे इंडिया की सिक्योरिटी के लिए ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब सॉल्यूशन क्या है? प्रॉब्लम तो समझ में आ रहा है। प्रॉब्लम वी ऑल नो। डायरेक्टली गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बातचीत मुश्किल लग रही। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट
गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो बातचीत होती है उसको हम ट्रैक 1 डिप्लोमेसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रैक 1। ठीक है। प्राइवेट जो रिटायर्ड पर्सनल है, सिविल सोसाइटी है, मीडिया है, एकेडमिशियंस हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनके बीच जो बातचीत होती है उसको ट्रैक 2 डिप्लोमेसी बोलते हैं। दोनों लोग रहें उसको ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी बोलते हैं। तो अभी टाइम यह है कि ट्रैक 1 डिप्लोमेसी इंडिया और बांग्लादेश के बीच हो नहीं पा रही है। अभी टाइम किसका है? टाइम है ट्रैक 2 डिप्लोमेसी करने का या ट्रैक 1.5 डिप्लोमेसी करने का। बैक चैनल्स, पीछे के चैनल्स एक्सप्लोर करने का। याद करो, नहीं याद होगा आप में से बहुत सारे लोग तो पहली बार ही पढ़ रहे होंगे। 2 साल पहले हमारे रिलेशन बहुत ज्यादा खराब थे। किसके साथ? मालदीव्स के साथ। जब इंडिया फाइनल मैच हारी थी ऑस्ट्रेलिया से नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, उसी टाइम मालदीव से हमारे रिलेशन बहुत खराब चल रहे थे। बट इस साल हमने मालदीव से अपने रिलेशन अच्छे कर लिए, रिलेटिवली वापस स्ट्रेंथ कर लिया। वही काम हमें करना पड़ेगा किसके साथ? बांग्लादेश के साथ, है ना। बांग्लादेश में भी, मालदीव्स में भी सिमिलर सिचुएशन थी। एक खास गवर्नमेंट आती थी तो हमारा रिलेशन अच्छा होता था, दूसरी गवर्नमेंट से खराब होने लगता था। बट यहां भी हमें वही काम करना पड़ेगा। इंडिया शुड इंश्योर अनइंटरप्टेड पावर, फ्यूल एंड एसेंशियल कमोडिटी सप्लाई। कई लोग ये बोल रहे हैं कि बांग्लादेश का सप्लाई बंद कर दो, इंडिया से होके ही जाता है पावर का सप्लाई, 2000 मेगावाट तो हम ही दे रहे हैं, तो बंद कर दो। लेकिन ये बंद करके हमने देखा नेपाल के केस में, नेपाल हमेशा के लिए, या हमेशा के लिए नहीं बोलो तो भी शॉर्ट टर्म के लिए, तो मिड टर्म के लिए इंडिया का एक तरह से दुश्मन बन गया। तो वो काम हमें नहीं करना है। सप्लाईज हमें अनइंटरप्टेड रखनी है ना। गंगा वाटर ट्रीटी या तीस्ता वाटर ट्रीटी, तीस्ता एक रिवर है, तीस्ता जो इधर सिक्किम से होके आती है और बांग्लादेश में जाती है, तीस्ता का पानी बांग्लादेश को ज्यादा चाहिए था। वो सब हमें थोड़ा सा यहां पे गुजराल डॉक्ट्रिन लगाना पड़ेगा, नॉन रेसिप्रोकल अप्रोच बांग्लादेश को दिखाना पड़ेगा। साथ ही साथ बांग्लादेश के जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसमें भी प्रेशर बनाना पड़ेगा कि वहां पे जो रहने वाली माइनॉरिटीज हैं, जो हिंदू लोग हैं, जो सिख लोग हैं, जो बुद्धिस्ट लोग हैं, उन पे कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ठीक है। बॉर्डर देख लो, वेस्ट बंगाल के साथ बॉर्डर सबसे ज्यादा है, फिर त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और आसाम के साथ। तो दिस इज ऑल अबाउट बांग्लादेश। ये रहा बांग्लादेश के ऊपर क्वेश्चन, मेंस का क्वेश्चन, जिसको लिख कर आप सीधे सीधे डाल सकते हो, है ना, ईमेल कर सकते हो अगर आप स्मार्ट आईएएस के स्टूडेंट हो। और साथ में ये रहा प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है। तो ये दोनों चीजें अब हम लोगों ने कर ली और आज के लिए बस यही 2 टॉपिक था। बाकी आप क्रिसमस एंजॉय करिए ये वीडियो देखने के अलावा। ये दोनों जो क्वेश्चन थे प्रीलिम्स वाले, ये पढ़िए और इसका आंसर जरूर आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए। ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं कल साइंस एंड टेक के साथ। थैंक यू। जय हिंद।